आप देख रहे हैं HR न्यूज, और जैसा HR न्यूज ने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको निर्णायक विश्लेषण नव चुनाव का दिखाएंगे, तो अब हम शुरू करेंगे निर्णायक विश्लेषण। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी। कल भी हमने आपको दिखाया था कि विश्लेषण क्या था, खास तौर पर नरेश चौहान जी पूरा डाटा इकट्ठा करके लेके आए हैं जो हम लगे हुए थे। तो सभी दर्शकों का HR न्यूज में स्वागत है, और एक बार मैं सभी से अपील करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आगे अवश्य शेयर करें। निर्णायक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं हम नरेश चौहान जी से। नरेश चौहान जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों को काफी इंतजार था कि नव चुनाव का क्या विश्लेषण है। अब निर्णायक मोड पर आपसे दर्शक जुड़े हुए हैं, देखना चाहते हैं क्या आप जो निर्णय उसमें दे रहे हैं, निर्णायक विश्लेषण बता रहे हैं, तो आप शुरू कीजिए। कल जैसा आपने हमें बता दिया था कि 67,000 यानी कि 67,000 वोटों का आपने दे दिया था और 74,000 वोट थे, 62,000। तो क्या अब यानी कि है उसमें आगे अपडेट हम आपसे चाहते हैं। नरेश चौहान जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मोहनलाल जी, मैं दर्शकों को भी और सभी को ये बताना चाहूँगा, हमने कल भी बताया था कि भाई हमारा कोई प्रोफेशनल ये विश्लेषण नहीं है। रिकॉर्ड, आंकड़े और जो एक रुझान सामने हैं हमारे, मतलब वो ग्राउंड जीरो से, मतलब जो चीज आ रही है, मतदाता अपने मन की बात नहीं बताता। ये हमने कल भी बताया था कि अच्छी बात है, क्या साइलेंट वोट है, साइलेंट वोट है, उसको छुपा के रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कल और आज में बड़ा फर्क आया है, लोग मुखर भी हो रहे हैं। तो वो एक चीज, उन चीजों का कहीं ना कहीं हमने विश्लेषण किया है। हमारा आकलन गलत भी, हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम जो बता रहे हैं वो 100% कल 30 तारीख को रिजल्ट में आएगा। हमारा एक आकलन है, हमारा आकलन गलत भी हो सकता है और हमारा आकलन सटीक भी हो सकता है, और जो परिणाम कल आएगा उसके नजदीक भी हो सकता है। मैं आपको यहीं रोक देता हूं। जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में आपको दिखाया था, कोशिश हमने की थी कि आपको सटीक विश्लेषण हम दिखाएं। लोकसभा में भी हमने आपको दिखाया था, सटीक दिखाएं। कोशिश हमारी सटीक दिखाने की है। हो सकता है कहीं हमसे चूक हुई हो, जैसा चौहान साहब ने मान भी लिया कि हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमारा जो कुछ कहा वह सही होगा, लेकिन कोशिश हमने की है कि हम बिल्कुल सही आपको दिखाएं। क्योंकि जिस तरीके से जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे थे उनकी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई है, या जो पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए और सहमे हुए हैं कि आखिर के कहीं उनकी सीट जा तो नहीं रही। जैसा हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो कन्नी भी काट गए, अभी कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, दूर भाग रहे हैं कैमरे से और हारे थके हैं। जो कुछ चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे वो हारे थके हैं, वो कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने गए। आज शाम तक वो आने की उनकी संभावना भी है। तो चौहान साहब चैनल तो वो भी देख रहे हैं HR न्यूज को, और कहीं ना कहीं जो उनकी चिंता है वो बढ़ा भी रहा है। जैसा हमने बताया कि भाई 15-15 हजार वोट इन तीनों कैंडिडेट्स की, कांग्रेस प्रत्याशी की भी, भाजपा प्रत्याशी की भी और निर्दलीय प्रत्याशी जो उपमा यादव हैं, तो इन तीनों के पास 15-15 हजार वोट का 45,000 वोट 74,000 प्लस में से हमने बताया था, और 15,000 हमने बिना किसी लाग लपेट के भेदभाव के जो बसपा का उम्मीदवार है प्लस जो अन्य 2 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, तो 15,000 वोट हमने उनके खाते में हमारे आकलन के मुताबिक डाले थे। और 2,000 वोट हमने, क्योंकि अब के नोटा का भी कि भाई किसी को भी कोई पसंद नहीं, तो नोटा में भी हमने 2,000 वोट का आकलन दिया था। इस प्रकार 62,000 वोटों का आकलन कल हमने दिया था। अब हमने कल बताया था कि जो बच गई 12,000 वोट, मतलब वो निर्णायक हैं। आज जो हम एक निर्णायक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं, तो जो 12,000 वोट बची हुई हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक हमें हमारे आकलन में लग रहा है। अब इस 12,000 का भी
एक आंकड़ा और एक विश्लेषण है। इस बार जो 1,07,000 समथिंग वोट हैं नगर परिषद के जिनके लिए चुनाव हुआ, उसमें 20,000 के करीब नए मतदाता। मोहनलाल जी, ये एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है कि 20,000 प्लस जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी फ्रेश वोटर हो गया। फ्रेश वो फर्स्ट टाइम वोटर था। और इस 12,000 का जो हमारा बचा हुआ है, इस 12,000 में वो फ्रेश वोटर है जिसका आज हम एक किस्म से विश्लेषण करेंगे। ये ही फ्रेश वोटर निर्णायक है, खेल बिगाड़ेगा या बनाएगा। तो ये 12,000 वोटर जो है, तो इसका हम सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के हम क्योंकि अब 30 तारीख कल वो भी एक एक घड़ी एक एक पल आलेगा, मतलब बहुत नजदीक हो गया है। तो इस 12,000 में मोहनलाल जी, जो हमने कल एक विश्लेषण दिया था कि किस तरह से किस कैंडिडेट का एक आक्रामक प्रचार था, किस कैंडिडेट का कैंडिडेट्स वार्ड के कैंडिडेट्स पर डिपेंड कर रहा था, किस कैंडिडेट का प्रचार अपनी विरासत, खानदानी पारिवारिक विरासत और उस अनुभव पर डिपेंड कर रहा था। इस 12,000 में भी मोहनलाल जी, हमारा आकलन कहता है कि 2,000 वोट जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी को भी मिल सकते हैं। यानी कि 12,000 में से आपने 2,000 वोट भाजपा प्रत्याशी को भी मिल सकते हैं। तो भाजपा प्रत्याशी का आंकड़ा 17,000 भी हमारे आकलन के हिसाब से हो सकता है। जो बकाया 10,000 हैं उसमें मोहनलाल जी, जो हमारा आकलन है कि 6,000 वोट जो उपमा यादव है निर्दलीय, उसके खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं और 4,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो अग्रेसिव पोस्चर था, जो युवा वोटर, जो फर्स्ट टाइमर है, मतलब वो उत्साहित था। कांग्रेस का समर्थक और वोटर भी उत्साहित नहीं था। बीजेपी का तो उत्साहित की तो बात छोड़ो, वो तो हो सकता है निरुत्साहित रहा हो, और बाकी भी कोई वो नहीं। लेकिन जो ये निर्दलीय प्रत्याशी उपमा यादव का, उनके पति का, सतीश यादव का, मतलब वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आया। नहीं, ये भी आपको हम आपको रोकना चाहेंगे। ये भी आपको क्यों लगा? क्योंकि नए रूप में वही बता रहा हूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया ना कि फ्रंट फुट पर वही बता रहा हूं मैं कि भाई वो फ्रंट फुट पर लड़ते हुए नजर आए। जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो अपनी विरासत पर, और उनका एक पारिवारिक भी, वो लो प्रोफाइल, मतलब वो फ्रंट फुट की बजाय, मतलब वो एक किस्म से लो प्रोफाइल रह के वो अपने कैंपेन को लेके चले हैं। तो इस प्रकार अब आप देखें कि 15 से 6 उधर जाते हैं तो उपमा के पास 21,000 वोट का हमारा आकलन बढ़ता है, और जो कांग्रेस प्रत्याशी है 15 और 4 19 का आकलन बैठता है। लेकिन अब यहां एक निर्णायक पेच है मोहनलाल जी, कि जो हमने कल 15,000 वोट बसपा प्रत्याशी को और आजाद उम्मीदवारों को दिए थे, वहां जो है वो ढारा बैठता नजर आ रहा है 15,000 वोटों में से। और उसका जो ढारा बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो अब
19 और 21 पर बात आ खड़ी हुई है। हमें नजर आ रहा है कि वो 2000 की भरपाई वहां जो टूट हो रही है, वो कांग्रेस प्रत्याशी उस भरपाई को पूरा करता नजर आ रहा है। बाजी फिर वहीं 21-21 पर आ टिकी है मोहनलाल जी। अब देखने वाली बात यह है कि 15,000 में से और कितनी टूटत नीचे जाती है। जितनी टूटत नीचे जाएगी, अब 15 में से 2 तो हमने इधर शिफ्ट कर दिए, अब 13,000 रह गए। अब 13,000 से भी अगर वो तीनों प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी समेत नीचे जाते हैं तो उनका जितना नीचे जाना होगा वो कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त दिलाएगा। और भाजपा के भी जो हमने 17,000 अब दिखाए हैं, कहीं ना कहीं आज जो बाजार की आवाज और लोगों का मुखर होके निकलना है, उस 17 में भी टूटत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो टूटत, उसका अधिक भाग उपमा यादव को जाता हुआ नजर आ रहा है शहर की आवाज के हिसाब से। तो अब हम निर्णायक रूप से ये कह सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई में कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय उपमा यादव नेक टू नेक फाइट में खड़े हुए हैं, कल की तरह से आज। लेकिन आज का हमारा निर्णायक जो विश्लेषण है, उसमें जो 3 प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी समेत हैं, उनकी टूटत कितनी जाती है, वो सही मायने में कल जो 30 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी भी आपने कल एक और सवाल कहा था, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे, कि आपने इनमें बताया था कि अगर आपने हमें बताया था कल, अच्छा ये नोटा में भी आपने 2,000 जो जोड़े थे, नोटा भी कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अब रही बात नोटा की, तो मैं बता रहा कि 2,000 कल का जो रिजल्ट होगा वो हर मायने में एक इतिहास रचेगा। अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो नगर से लेके और विधानसभा तक और ऊपर तक, मतलब एक परिवार का परचम लहराएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। अगर उपमा यादव जीतती है तो वो भी एक ग्राउंड लेवल से, एक साधारण परिवार से, अपने संघर्ष के बूते, बिना किसी राजनीतिक विरासत के एक युवा उभर के आएगा, तो वो भी एक इतिहास रचा जाएगा। उसमें अगर हम चुनाव प्रचार पे चले जाए तो 2 चीजें निकल के आती है। जैसा भी आपने बताया, उपमा अगर 1% के लिए अगर मान लिया जाए, हमने जिस तरीके का आपने विश्लेषण बताया कि वो तो चलिए फैसला कल होगा, अगर चेयरमैन बनती है तो आप ये मानिए आगे की राजनीति सतीश यादव करेंगे। और खुदा न खास्ता बाजी उल्टी हो जाती है तो उन्होंने सीधा कह दिया कि आगे भविष्य में सतीश यादव शायद फिर राजनीति में ना आए, लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और अगर विक्रम अगर जीतती है तो राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। देखो ये तो उनका अपना निजी है, तो मैं तो इस बात तो विरासत की, जैसा आप खुद स्वयं बता रहा हूं कि भाई ये नेताओं के बयान कुछ होते हैं, कथनी और करनी में दिन रात का फर्क होता है। बीजेपी ने जिस तरीके से टिकट इस बार बलजीत की यानी पूनम को दिलाया है, आपको लगता है कि दूसरी बार भी ऐसी शिकस्त होती है जैसी विधानसभा में हुई तो रामपुरा हाउस के लिए ज्यादा मुसीबत होगी? देखो, रामपुरा हाउस की जहां तक बात है तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने तो कप्तान को कमांड पूरी तरह से संभलवा दी थी, और बीजेपी ने भी इस बार विधानसभा की तुलना में देखा जाए तो हर एक आदमी ने
अपनी सीमाओं में रहकर ही प्रचार किया है। किसी ने अपनी प्रेस्टेज स्टेक पर नहीं लगाई, किसी ने अपने आप को दांव पर नहीं लगाया, राव इंद्रजीत सिंह समेत। तो जिसकी जहां जो ड्यूटी थी उन्होंने अपना काम पूरा किया। और भाजपा प्रत्याशी की पतली हालत का भी यही कारण है कि किसी ने अपने आप को कैंडिडेट ने भी इसको अपनी प्रेस्टेज का इशू नहीं बनाया, जबकि उपमा यादव ने, सतीश यादव ने, कप्तान ने, विक्रम यादव ने इस चुनाव को भी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा है। जोड़ा, लेकिन इसमें एक और चीज चर्चा निकल के आई, जो बीजेपी जो पार्षद के चुनाव टिकट पर लड़ रही थी उनमें काफी नाराजगी ये देखने को मिली कि चेयरमैन जो चुनाव लड़ रहा था उसकी हल्दी रंगी ना फटकड़ी। 31 के 31 जो पार्षद थे, 28-29 जो भी थे, तमाम जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे उनके बराबर में चेयरमैन पद का जो चुनाव लड़ रही पूनम, उनकी फोटो लग गई। उनको तो डबल बेनिफिट मिल गया क्योंकि वो टिकट पर लड़ रहे थे, पैसा इनका खर्च हुआ, नाम उसका हुआ। वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों में निराशा। बाजार में चर्चा भी आज इस बात की थी, देखो पैसे की तो हम देखिए अंदर खाते उसको तो डबल फायदा हो गया हर वार्ड में ऑटोमेटिक। और जो जैसे विक्रम यादव या सतीश यादव, उन्होंने उन जो बाकी लोग थे उनको हायर किया कहीं ना कहीं कि भाई आप हमारे लिए काम कीजिए, हमारे लिए वोट दिलवाइए, आप पार्षद का आप लीजिए और ऊपर में वोट हमें दिलवाइए। ये स्थिति कमोबेश रही। नहीं, बता रहे हैं ना कि भाई ये तो किसने पैसा दिया, किसने पैसे का जिक्र नहीं कर रहे, पैसे का जिक्र हम नहीं कर रहे, लेकिन हम कल भी बता चुके कि पार्टियां सब अगर सिंबल पे लड़ती तो फायदा नुकसान आकलन हो सकता था। अब सिर्फ बीजेपी ने अपने पार्षदों को भी टिकट पर लड़वाया और चेयरमैन को भी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ चेयरमैन को लड़वाया, बाकी मैदान खुला। लेकिन कांग्रेस, सतीश यादव ने भी, मतलब निर्दलीय ने भी। तो इस बार हम कल भी अपने विश्लेषण में बता चुके थे कि डबल डिजिट में, मतलब दहाई में, डबल फिगर में बीजेपी के वार्ड पार्षद भी नहीं जीत पा रहे, तो चेयरपर्सन की तो बात ही छोड़ दीजिए। और निर्दलीय के लिए एक खुला मंच था, कांग्रेस के लिए एक खुला मंच था, और उन्होंने हर वार्ड से कहीं ना कहीं गिव एंड टेक चेयरपर्सन की वोट ली हैं और पार्षद की वोट दिलवाई हैं, जब जाके ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट बढ़ पाया। वही हम कह रहे हैं। जैसे वार्ड 3 में देखिएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, वहीं चेयरमैन का भी प्रचार हुआ, और जो परवीन चौधरी है वो जो लड़ रहा था, यानी कि दोनों को मंच पे साझा किया, जबकि टिकट उनके पास नहीं थी लेकिन उसका समर्थन लगाया। ऐसे ही जब अशोक गहलोत आए थे, वो अशोक अरोड़ा जब आए थे, वहां भी उस वार्ड के अंदर भी तो कई सारे ये स्थिति देख। लेकिन बीजेपी का तो खुद का पार्षद टिकट पर लड़ रहा था, तो उनको तो ऑटोमेटिक बेनिफिट मिल गया, एक जनसभा में दोनों का काम हो गया। लेकिन जो उपमा लड़ रही थी, उनको अपने दूसरे जो पार्षद लड़ रहे थे निर्दलीय, उनको कहीं ना कहीं अटैच करना पड़ा, यानी कि अंदर खाते के भी आप एक साथ दो काम आप कर लीजिए, ये स्थिति का रहा। तो फायदा भी हुआ ना, उस पे हम आपकी राय जानना चाहिए। वो फायदा भी हुआ, जब आप बंधे हुए नहीं हो किसी फ्रेमवर्क में, तो आप खुले हो और कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है। और लेकिन उसमें 3-3 4-4 को करना पड़ा ना, कि सबसे बड़ी विडंबना ये रही कैप्टन के लिए या विक्रम के लिए कि किसी वार्ड में 5 पार्षद लड़ रहे, 5 से टाई अप रखना पड़ा अंदर खाते, कि इसको नहीं नाम एक का लिए अंदर खाते सबसे अटैचमेंट रखनी पड़ी। देखो, हमने बताया था कि भाई अब एक्सपीरियंस के मामले में कप्तान का और कांग्रेस प्रत्याशी का एक्सपीरियंस भले ही बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा हो, प्रभावी हो, लेकिन सतीश यादव का, उपमा यादव का भी एक एक्सपीरियंस, राजनीतिक एक्सपीरियंस, और मैंने बताया ना कि फ्रंट फुट पर लड़ने का, वो भी कम नहीं। चलिए, ये तो रहा। कुछ पार्षद जो है जो चुनाव लड़ रहे थे, तो जैसे विजय राव है, स्वयं भी लड़ रहे थे पार्षद पद का, उनकी पत्नी लड़ रही चेयरमैन पद का। बहुत सारे जैसे आपके चेतराम सैनी हैं, 2-2 वार्ड से लड़ रहे, घरवाली भी लड़ रही है, एक वार्ड से वो खुद लड़ रहे हैं। गुड्डू है भारद्वाज, वो भी लड़ रहे हैं, एक से और दूसरे से उनकी घरवाली लड़ रही है। इनको किस स्थिति में देखते हैं चौहान साहब? ये देखो, लोग क्या दोनों सीटों से जाएंगे, या आपको लगता है असर इनका नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर है कई पार्षदों की जो छवि आपको देखा होगा आपने किस तरीके से दल बदल की रही है,
यानी कि चुनाव से पहले तमाम जो लोग बीजेपी में गए, बीजेपी के सब बाद जो है कापड़ीवास के बाद चले गए और कापड़ीवास के बाद फिर वहां से अलविदा हो गए। तो वो स्थिति को चौहान साहब किस नजरिए से इतिहास जो हमारा राजनीतिक, हम अपने हलके की बात करेंगे, वो इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये चीज हमने देखी है 1996 के विधानसभा चुनाव में। कर्नल राम सिंह कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी में आ गए और विधानसभा का चुनाव भी साथ हुआ, लोकसभा का चुनाव भी साथ हुआ। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा का टिकट भी दिलवा दिया, क्योंकि वो पाड़ा बदल के आए थे, पार्टी हाईकमांड ने हाँ भर ली। लोगों ने कर्नल साहब को तो जिता दिया, मतदाता ने उनकी पत्नी को हरा दिया। तो अगर ऐसी पोजीशन दो कैंडिडेट एक परिवार से खड़े हुए हैं तो हमें उनकी जीत संदिग्ध नजर आती है और लोग शायद उसको पसंद ना करें। तो उसी में हम पूछ रहे हैं, विजय राव जो चेयरमैन है, उनकी पत्नी चेयरमैन का लड़ रही थी और विजय राव खुद जो है पार्षद पद का लड़ रहे थे। किस रूप में देखते हैं चौहान साहब? क्या पत्नी का तो आपने अगर सीधा अगर हम कैलकुलेशन करें कि आपने जैसे बताया है तो वो स्थिति में बाहर है, लेकिन विजय राव क्या लगता है बाजी इस बार निकाल, क्योंकि निर्विरोध वो वार्ड से चुने गए थे। विजय राव का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 2 बार वो निर्विरोध, 2 बार नहीं, लोगों ने बताया 1 बार निर्विरोध लड़े हैं। हम मतलब वो निर्विरोध भी पार्षद रहे हैं। तो उनका अपने वार्ड में रसूख निश्चित रूप से होना चाहिए, और यानी कि चेयरमैन नहीं तो पार्षद बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मतलब क्योंकि जब उनकी एक पकड़ है तो मुकाबले में कौन है, किस तरह है, वो सारे समीकरण देखे जाएंगे। और जहां तक किसी को बाहर भीतर वाली जो ये बच गए ना 3 कैंडिडेट, उसमें एक और जो मैं कह रहा हूं कि इतिहास रचने जा रहा है। आपने जो नोटा का 2000 का जिक्र किया, तो जो 6 नंबर का कैंडिडेट है, हम नहीं, ये तो कल रिजल्ट बताएगा कौन आ रहा है 6 नंबर पर, उसकी लड़ाई नोटा से भी हो सकती है कि वो नोटा से भी पीछे जा सकता है। 6 नंबर का कैंडिडेट और नोटा 6 नंबर पर आ सकता है। तो ये भी एक इतिहास नहीं, रचा जा सकता है। तो 9 लोग भी लड़ रहे हैं ना, 9 लोग भी लड़ रहे हैं, 9 लोग भी उम्मीदवार भी मैदान में। चेयरपर्सन की तो हमने मान लिया, लेकिन पार्षद में भी लड़ रहे हैं। पार्षद में भी तो नोटा मिलेगा ना, मिलेगा, पर वहां का तो हम विश्लेषण नहीं कर रहे। पर मैं चेयरपर्सन में भी बता रहा हूं कि तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर 6 नंबर पर चेयरपर्सन में नोटा आ जाए और साथ में पे कोई चलो हमारे दर्शकों को आप साथ में फिर ये भी बता दीजिए, जब आपने बता ही दिया कि भाई बीजेपी को आपने कह ही दिया कि भाई राम भरोसे है 2 डिजिट में भी आ जाए तो शायद चेयरमैन भी उनका ना बन पा रहा हो, लेकिन अगर कांग्रेस और सतीश के अंदर होती है तो ऊपर कौन, किसको देख रहे हैं आप? बताया ना हमने कि भाई नहीं, सीधे तौर पे दर्शकों को थोड़ा सा नहीं। अब ये तो देखो, अंदर हमने बताया कि भाई मन की बात ना मतदाता ने किसी को बताई, ना हम और आप उसको कह सकते, क्योंकि उम्मीदवार भी डर रहे थे, उम्मीदवार भी डरे हुए कि वो डर सच्चा है। जब फोटो फिनिश होता है ना, क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, तो वो हम बता रहे हैं कि भाई ये बहुत ही कांटे का मुकाबला है। मतलब हार जीत सैकड़ों में भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि हार जीत हजारों में हो। और अगर वहां ग्राफ टूटता है, वो 15,000 2,500 से 3,000 में, मतलब जो 15,000 से बहुत नीचे जाता है, मतलब उसमें आधम आध पर बात आ जाती है कि भाई 7-8 हजार वोट अगर उन तीनों कैंडिडेट में वो सिमट जाते हैं तो मुकाबला हजारों में भी 2,000 का भी जैसा रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा हम 10,000 से जीतेंगे। गलत कहा, क्या गलत कहा, मतलब अगर हो तो 2,500-3,000 में तो हो सकता, माना जा सकता था। बताया मैंने कि अगर वो 7-8 हजार पर बाजी टिक जाती है उन तीनों की बसपा समेत, तो उसका फायदा हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाएगा। वहां से जो वोट टूटता है उसका फायदा उसमें एज कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे इन 12,000 में जो फ्रेश वोटर्स हैं, इसमें एज हमने क्लियर कट उपमा यादव को दिखाया है, क्योंकि वो वोकल था, उत्साह था उस वोटर में,
और जो हम बात रणनीति 26 तारीख की जो कत्ल की रात की बात करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उस कत्ल की रात में भी कहते हैं ना कि रात तो आपको लगता है 11-12 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद 3-4 बजे तक रात ही रहती है, तो वहां भी काफी उलटफेर नहीं। हुआ। आज हमें एक बात याद आ गई, जब सतीश यादव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कप्तान का जिक्र किया था कि कप्तान एक गुपचुप मीटिंग करते हैं, और हर बार जो हम 2 विधानसभा चुनाव हारे वो इसी वजह से हारे कि कैप्टन को हम समझ नहीं पाए। तो इस बार उन्होंने कैप्टन की रणनीति पे काम किया, जो कत्ल की रात है, कि वो गुपचुप मीटिंग करते हैं। तो क्या लगता है इस बार उस मीटिंग में सतीश यादव की सेंधमारी हुई है? कह रहा हूं मैं, यही बता रहा हूं। लगता है कि कर पाए हैं वो या नहीं? बिल्कुल, वो सक्षम है। सतीश यादव भी हमने बताया कि वो फ्रंट फुट पर खेलने वाला है। हमने उनकी कुछ एक मीटिंग देखी, हाई प्रोफाइल शहर की जो क्रीम है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, चाहे आपके हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के साथ हुई, चाहे अन्य 1-2 जगह और हमने मीटिंग देखी। जो वैश्य समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनके साथ 2-4 हमने मीटिंग देखी है कि अंदर खाते इस बार, और बाजार में भी कहीं ना कहीं सतीश यादव की आवाज थी कि बदलाव ये बना। लेकिन क्या समझते हैं मोहर लगाएंगे लोग, छोटा वोटर जो रेडी वाला है या जो पटरी वाला है? क्योंकि इस बार मुद्दा रहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण और आवारा सांड, ये कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जो लोक संशय में हैं। मोहनलाल जी, यही हमने बताया कि जो हमने 17,000 वोट आकलन बीजेपी को दिया है, उसमें वो शहर का संभ्रांत तबका ही है जो पैसे वाला है। और वो तो जब हम कह रहे हैं कि वहां से भी टूटत हमें नजर आ रही है, मतलब बीजेपी के में भी सेंधमारी हो रही है। तो अगर बीजेपी में सेंधमारी हो गई तो सतीश को फायदा है, तो कप्तान को भी तो थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा वहां। कप्तान को तो कप्तान के नाते मतलब वो आ चुका, लेकिन जहां सेंधमारी की बात है, अगर एक मिनट मान ले, अगर वो वोट नहीं टूटता है, जैसे विधानसभा वाली स्थिति हो जाती है, बीजेपी को अच्छा खासा वोट बैंक मिल जाता है, तो क्या समझते हो फिर कप्तान ऊपर आएगा? नहीं, अगर ये सतीश नीचे रहेगा या सतीश ऊपर आएगा? 17,000 ले ही जाती, जैसे हमारे ऊपर ले जाए, 1% मान लीजिए 17 से ज्यादा ले जाए तो मुश्किल नजर आ रहा, क्योंकि आकलन जो जैसा आप और हम विधानसभा में थोड़ा सा हम चूक गए थे, कहीं ना कहीं ये रहा था विधानसभा में। नहीं, वो होगा, मतलब वो हालांकि आपने कहा था कि नहीं बीजेपी अपना कैडर का वोट अवश्य लेके जाएगी, वो मिला भी उनको। हाँ, तो अब उसको देखना है कि हमें खतरा है कि जब आपका चेयरपर्सन, आपका कैंडिडेट ही अपनी दाव पर नहीं लगा रहा, तो हमें नहीं लगता कि भाई वो अपने उसको रोक पाएंगे। जब हमें लगता है कि भाई 2 डिजिट में, डबल फिगर में ही उनके पार्षद नहीं जीत पा रहे हैं, तो आम मतदाता भी इन चीजों को वॉच करता है। नहीं, डबल फिगर का मतलब तो ये भी तो है ना, 31 तो सीट है, तो वो भी डबल फिगर में ही है, ट्रिपल में नहीं, मतलब वो दहाई के आंकड़े में नहीं जा सकते। हाँ, दहाई के तो अब चलिए मतलब ये और आपने बता दिया। थोड़ा सा हमारे दर्शक कई बार चाह रहे थे, जब हम आज दिन भर घूम रहे थे, अलग अलग वार्डों में भी हम लोग गए, 2 दिन तक लगातार हमने कुछ एक पार्षदों से भी मीटिंग की है, बाइट भी बाकायदा चलाई है। जैसे आपके दलीप माता जी हैं, चुनाव लड़ रहे थे, आपके बहन महेंद्र राव के भाई है विजेंद्र राव, राजा राव गोपाल देव के वंशज है। तो इस तरीके से जिन्होंने बीजेपी ने जिनको टिकट दिया, कितने आप मानते हैं कि बीजेपी के कौन कौन से कैंडिडेट विनर हो सकते हैं कल? देखो, अलग तो कहीं कोई आकलन हो आपका? हाँ, बता रहे हैं कि भाई अगर ये कंफर्म सीट है भाई, जैसे कुछ एक सीटें हैं जो कंफर्म है, जैसे आपके वार्ड जिसमें आप स्वयं रह रहे, भूपेंद्र लड़ रहे थे और जो है रामोदर छाबड़ी लड़ रहे थे, तो कितना कंटेस्ट आप मानते हैं? ऐसे दर्शकों की मांग थी कि आज चौहान साहब एचआर न्यूज अपने विश्लेषण में अवश्य बताएं। देखो, 6-8 कैंडिडेट भी जीत जाएं तो बीजेपी के लिए राहत भरी बात है। 31 में से 6 से 8 आप मनोबल तोड़ रहे हैं बीजेपी का? नहीं, मैं क्यों तोड़ रहा हूं, ये तो मतदाता ने तोड़ दिया, या वही तो वो तो कल बताएगा। आप अभी हम नहीं तोड़ रहे। 2 डिजिट की बात कर रहे थे, यानी कि तो हिसाब से तो आपने तो 1 डिजिट में छोड़ दिया। 1 में, वही मैं कह रहा हूं कि 2 डिजिट में नहीं आ रहे बीजेपी के पार्षद भी, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, जो पुराने धुरंधर हैं वो, अब जैसे वार्ड 2 से विनय यादव है, नए पुराणों का हम ये जानना चाह रहे, वार्ड 2 से विनय यादव नहीं। देखो, हम इंडिविजुअल है, और उसमें क्योंकि वहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, तो हर आदमी की अपनी, हमने बताया कि भाई पिछले साल 2.5-3 साल बाद तो ये बाद में चुनाव हुआ, 8 साल और कितनी खरीद फरोख्त हुई है इन्हीं पार्षदों की।
जिन आप कह रहे हो कि जो सिटिंग थे, उनकी कितनी बार किसने कहां पाड़ा बदला है, कितना पैसे का खेल हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये सारी बातें मतदाता के जहन में होंगी, मतदाता ने देखा होगा। तो जब बदलाव होता है तो वो हर स्तर पर बदलाव होता है। चलिए, आपने ये बता दिया, अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इस बार चेयरमैन और पार्षद की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अब चेयरमैन दबाव में तो है नहीं, पार्षदों को जो बजट वितरित होगा क्या उनकी सीमाएं होंगी, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, हमारे दर्शक थोड़ा सा समझ पाए आपसे। देखो, ये जो निर्दलीय बनता है और पार्टी वाला बनता है, मतलब उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। तो अगर निर्दलीय पार्षद बनेंगे, जो लग रहा है हमारे आकलन से 31 में से मेजॉरिटी निर्दलीय पार्षदों की आ रही है, वो सब के सब सरकार में शामिल होंगे, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी सरकार निर्दलीय उधर जाता है। अगर चेयरपर्सन भी उपमा यादव बनती है तो वो भी, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ नहीं है। अच्छा, उन्होंने सरकार को कहीं ब्लेम नहीं किया है। अच्छा। और वो भी टिकट के सशक्त दावेदार थे। वो जजपा के भी जिला अध्यक्ष रह चुके सतीश यादव, मतलब शायद नहीं रहे, वो बनाया था, मतलब तो इसलिए वो भी सरकार में शामिल होंगे। अच्छा। रही बात कांग्रेस की, मतलब जो विक्रम यादव है, आप रोज देख रहे हो, मतलब कि कांग्रेस के जो स्टार स्पोक्स पर्सन है, चाहे कोई और रेवाड़ी का हो और चाहे कोई अंबाड़ा का हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का हो और चाहे कोई छोटा छोटा, सबको पुचकार के भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर शामिल कर रही है। तो इसलिए नहीं, इस बार जीत हुआ ना, रिजल्ट के बाद तय होगा। नहीं, अगर 1% विक्रम यादव बनती है तो क्या लगता है बीजेपी में जाएंगे जीते हुए निर्दलीय पार्षद विक्रम के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन विधायक यहाँ का है, चेयरमैन यहाँ का है, तो उसके साथ स्थिति उनके साथ जाएगी। चेयरपर्सन की एक अपनी जिम्मेवारी, विधायक के साथ वो क्यों जाएगी ये बताओ? क्योंकि उनका विधायक खुद का कांग्रेस, वो खुद का, उसने अपनी ड्यूटी, अब चेयरपर्सन के ऊपर एक अपनी जिम्मेवारी है, उसे विधायक से क्या लेना? वो जो से आएगी, सरकार से आएगी, जैसे कैप्टन सरकार से आएगी। आपने बताया था 2000 करोड़ का इनका बजट है। हाँ, सरकार से ग्रांट आएगी। तो चेयरपर्सन सरकार से ले बना के चलेगी, विकास होगा। अच्छा। और अगर वो पार्टी लाइन पे चलेगी तो चेयरपर्सन विकास को कितना रोक पाएगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हां, अपनी प्रतिष्ठा, आपको ध्यान होगा ये जिला पार्षदों के, जिला प्रमुखों के पहले लाल बत्ती के लिए, पावर के लिए खूब संघर्ष हुए, सारी चीजें हुई, उनकी लाल बत्तियां तक सरकार ने उतरवा दी थी और उनको बेइज्जत किया था। तो सरकार से अगर विक्रम यादव बनती हैं और वो पार्टी लेवल पर कॉन्फ्रंटेशन करेगी तो सरकार, शहर का तो विकास पता नहीं कितना हो या ना हो, लेकिन उनकी खुद की प्रतिष्ठा पर सरकार आंच डाल सकती है, उनके पावर्स को करटेल कर सकती है। चलिए, ये आपने बता दिया, लेकिन अब फिर एक और चीजें आती है कि जो तमाम जो नेताओं ने वादे किए, चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार थे कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, अवैध निर्माण को रोकेंगे, क्या ये सब चीजें संभव है? धर्मशाला की बात थी, वहां गाय भूखी मर रही है, पकड़ी जाती है, क्योंकि चुनावी जनसभा में बताया, बोला पकड़ के ले गए, 2000-1500 रुपये गाय का लगता है, यहाँ से पकड़ के ले गए, ठेकेदार से मिली भगत करी, उस गाय को छोड़ दिया 3 दिन बाद। क्या वो स्थिति सुधर पाएगी? क्या बाजार में बाहरी वाहनों की एंट्री रुक पाएगी? चौहान साहब किस रूप में देखते हैं कि वोटर ने वोट दिया, इन सब चीजों को देख करके हमें एक नया शहर मिलेगा, बदलाव मिलेगा। क्या आपको कहीं बदलाव नजर आएगा? जिस तरीके से आपने कह दिया सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तो चलना चाहिए, तो फिर स्थिति जस की तस रहेगी, बदलाव क्या होगा? इच्छा शक्ति, चेयरपर्सन की इच्छा शक्ति कैसे करेगा जब सरकार का दबाव रहेगा? आपने कल बताया कि सतीश खोला लगे रहे, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ खुला? सब फाइलें दफन है वो नहीं। अगर ऊपर लेवल पे दबाव है, कहां से खुल जाएगा? चेयरपर्सन चाहे तो खुलवा सकती है, खुलवाना चाहिए, लेकिन
सतीश यादव ने तो क्लियर कह दिया हम पिछली कोई जांच नहीं करेंगे, हम तो आगे की सुध लेंगे, हमें तो आगे का काम करना है। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अब वो क्या करेंगे वो तो सामने आएगा। हम तो अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कैमरे पे, बकायदा एचआर न्यूज के कैमरे पे कहा कि हम तो कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, पहले क्या हुआ वो छोड़िए, अब आगे हमें क्या करना है हम तो उस पर विचार करेंगे। वो देखो आप हरेक कई सारी चीजें है ना, यानी कि किस्मत तो ईवीएम में बंद है, वो तो कल खुलेगी जो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन लोगों की उम्मीदें इस बार एचआर न्यूज से इसीलिए जुड़ी हुई थी कि एचआर न्यूज ने जो तमाम मुद्दे उठाए थे, दर्शक ये चाह रहे थे आप जो तीखे और टेढ़े सवाल कर रहे हो, जो आम नेताओं से जो चुनाव लड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, जो हमने एकाएक मुद्दे उठाए कि लोगों ने कैसे कोठियां तोड़ करके हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दी, कमर्शियल गतिविधियां वहां चल रही है, सीएलयू उनके पास है नहीं, बाजार के अंदर बाहरी वाहनों की एंट्री, किस तरीके से लोगों के चालान काटे गए मास्क के नाम पर बाजार के अंदर खुलेआम, आपने देखा होगा तमाम गुस्सा हमने वोटरों में देखा है। वो तो उससे कैसे निपटेंगे, उनको एक विकल्प चाहिए था। जो बात कर रहे थे बदलाव की, बदलाव होगा क्या, अगर बदलाव 1% नहीं होता है तो कहाँ जाएंगे लोग, फिर वो स्थिति जस की तस, फिर तो वोटरों के साथ धोखा नहीं होगा का? नहीं, वोटर के साथ तो आज थोड़ी 70 साल से धोखा होता आ रहा है कि उसके सामने तो जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स बार बार बात आ रही है, उठ रही है, उनको सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मतलब जब उनके ऊपर, सांसद के ऊपर, विधायक के ऊपर, मंत्री के ऊपर कोई बात आती है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्हें शिक्षा की बात नजर आती है तो ग्राम पंचायत के पंच की शिक्षा होनी चाहिए, वार्ड के पार्षद की शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके लिए सब कुछ है और खुद के लिए कुछ भी नहीं। तो ये चीजें तो सरकार जब तक एक नेक नियति से और दृढ़ इच्छा शक्ति से इन बुराइयों को मिटाने में नहीं लगेगी, ये तो लोकल बॉडीज का है, पंचायत हम आपसे एक और सवाल करना भूल गए। जो ये चुनाव था पूरा, इसमें जो बड़े बड़े नेता आए, धर्मवीर आए, धनखड़ जी आए, हमने सबसे पूछा, हुड्डा साहब आए, उनसे भी हमने पूछा था किसान आंदोलन का इस चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ा होगा, क्या वोट इधर उधर हुआ होगा, उससे असर पड़ा होगा वोटों पे थोड़ा? मोहनलाल जी, हमारे इलाका, आपने अब ये किसान आंदोलन की एक बात छेड़ी है तो आप भी खूब ग्राउंड में घूम रहे हो, फील्ड में जा रहे हो। हमारा इलाका, यहाँ का किसान, मतलब वो इस आंदोलन में रुचि नहीं ले रहा, क्योंकि उसको कहीं कोई अपना नुकसान नजर नहीं आ रहा। मतलब ये उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मतलब ये जो आंदोलन में नजर आ रहा है, पंजाब से सिख, हरियाणा का सिख, वेस्टर्न यूपी का किसान, हरियाणा का किसान, जो हम कह सकते हैं कि रोहतक, जींद और उस इलाके का, वो एक किस्म से मजबूरी वश कि भाई किसान के नाम पे हमारी कहीं जो राजनीतिक जमीन है वो ना खिसक जाए, इसलिए वो पीछे लगा हुआ है। और पंजाब में अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल और ये परिवार, कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, मतलब कई फैक्टर जुड़े हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं आकलन कर रही है भारत सरकार। इसीलिए आप देखो 1 महीने से ज्यादा हो गया है, आंदोलन आगे नहीं बढ़ रहा, आंदोलन भीड़ घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहा। तो सरकार को भी कोई चिंता नहीं है कि ठीक है भाई यहां बैठे हो तो यहां बैठे रहो, उन्हें खाने पीने को भी सामान मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। तो चलिए ये भी बात हो गई। अब हम हमारे दर्शकों को, हमारे भी कार्यक्रम का अंत समापन का समय हो रहा है, हम कम शब्दों में चाहते हैं एक बार अंत में फिर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विश्लेषण का वो एंड का हिस्सा थोड़ा सा समझा दे, ब्रीफ करके, कि क्या कल के हमारा जो निर्णायक, जो आज अब तक हमने विश्लेषण किया, क्या निर्णायक उसमें रहा है, आप ही की जुबानी एक बार हमारे दर्शकों। 15,000 जो हमने वोट बसपा को और 2 निर्दलीय उम्मीदवार, इन तीनों को दिए हैं, अगर उनमें 15,000 से वो 7,000 या इससे भी कम आ जाते हैं तो
कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नजर आती है। और अगर वो 15,000 का आंकड़ा 2,000 3,000 तक ही घट पाता है और वो अच्छी खासी वोट ले जाते हैं तो उपमा यादव की जीत नजर आती है। ये एक निर्णायक आकलन हम कह सकते हैं। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, सैकड़ों में भी हार जीत हो सकती है। और तीसरा, इसमें जो बीजेपी का हमने 17,000 वोट बैंक दिखाया है, अगर उसमें भी कहीं घटत होती है, टूटत होती है, उसका लाभ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बजाय उपमा यादव को जाता हुआ नजर आएगा। तो वो सारा समीकरण अब 15,000 जो हमने उनको दिए हैं वो कहां आके टिकती है, उस पर डिपेंड करता है। तो सुन लिया तमाम हमारे दर्शकों ने, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको दिखाएंगे, वो भी हमने चौहान साहब का निर्णायक विश्लेषण हमने दिखा दिया। हालांकि फैसला कल होगा जब 30 तारीख को परिणाम आएंगे, ये हमने कोशिश की और तमाम जो विश्लेषण हम डोर टू डोर जाकर के लोगों से हमने किया, सबसे बातचीत की, कई वार्डों में हम घूमे हैं और बैठ करके हमने चौहान साहब से पूरा जब इसका पेपर वर्क किया तो जो निकल करके आया चौहान साहब ने हमें बताया हमारे दर्शकों को। कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो ये निर्णायक विश्लेषण है कल सटीक निकले, ऊंचा नीचा भी हो सकता है, हम इसके लिए क्षमा पहले ही मांग लेते हैं कि आप इसको ये ना समझे कि ये बिल्कुल फैसला है। फैसला कल चुनाव परिणामों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल हम जरूर करेंगे कि जिन जिन नेताओं ने वादे किए थे चुनाव के अंदर के अवैध निर्माण हो, अतिक्रमण बाजार की जो समस्या है, रेहड़ी वालों की समस्या है, या जो बड़े बड़े मार्केट बन गए जिनमें एम्बुलेंस नहीं जा सकती, या जिन लोगों ने घर तोड़ करके दुकानें बना ली और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, या हाउस टैक्स को लेकर के लोग धक्के खाते हैं, या अपनी वोटर आईडी को लेकर के, या अपने हाउस टैक्स की आईडी को लेकर के, या सीवर के ढक्कन को लेकर के, तमाम जो परेशानियां नगर परिषद से जुड़ी हुई है। कई सारे नगर परिषद के कर्मचारियों की शिकायतें आ रही है HR न्यूज को कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। उन अधिकारियों से भी हम निवेदन करेंगे कृपया वो फ़ोन उठाए, पत्रकारों का तो खासकर उठा ले कि जवाब दे दे, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है, वो पब्लिक सर्वेंट भी हैं। कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि 30 तारीख के बाद वहाँ जाहिर है चेयरमैन वहाँ बैठेंगे तो कई सारी समस्याएं उनके सामने भी आएंगी और कई सारे जो भ्रष्टाचार के जो है मामले हैं जो दबे हुए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जांच हो, क्योंकि चुनाव में जो बड़े बड़े दावे किए गए, क्यों चौहान साहब हम गलत करें, होना चाहिए, जनता में मैसेज जाना चाहिए कि हाँ अगर कोई आया है तो वो जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हालांकि वोटरों को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें की, तमाम हथकंडे जो अपनाए, चाहे इमोशनल तरीके से, चाहे बड़ी बड़ी प्लानिंग करके, कैसे भी उन्होंने किया हो, वो सब चीज़ें अब जनता के बीच में आनी चाहिए और विश्वास कहीं ना कहीं नेताओं के प्रति वोटरों में जो है जागना चाहिए। चौहान साहब क्या संदेश देंगे हमारे मोहनलाल जी? हम इनको जो भी जीते सब युवा हैं, महिला प्रत्याशी हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं। हमारा यही शुभकामना है, जो भी जीते और जो भी चुनाव लड़े हैं उन्होंने भी, जो अच्छी बात रही, खास बात रही कि कोई तलखी एक दूसरे के प्रति नहीं रही। बहुत अच्छे माहौल में प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है और जो हम इनको एक विजन वाली बात और संदेश की बात बता रहे हैं कि ये उनके कैरियर, राजनीतिक कैरियर की पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी से चल के उन्हें आगे जाना। भजन लाल जैसे मुख्यमंत्री और PhD भी इस प्रदेश के रहे थे, तो अगला उनका पड़ाव विधानसभा में भी हो सकता है, मेंबर पार्लियामेंट का भी हो सकता है। तो उनको नेक नियति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, मतलब और बिना किसी भेदभाव के नगर के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे तरक्की की तरफ ले जाने में अपना सब कुछ दाव पर लगा दे। यही हम कह रहे हैं, चुनाव आने जाने हैं, आपसी द्वेष ना रखें, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, किसी ने खबरें क्या दिखाई क्या नहीं दिखाई, आप उन बातों को अपने दिलों में ना लगाएं। देखिए जब चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, सबको भाईचारा रखना चाहिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, आप और हमको सबको यहीं रहना है। लेकिन फिलहाल ये है कि अब जो चुनाव हुआ है उसके बाद शहर का विकास होना चाहिए, दिखना चाहिए इस चुनाव के बाद, क्योंकि बड़ा हा हुल्ला मच रहा था कि
चुनाव 3 साल लेट हुआ, पार्षद होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, तमाम चीज़ें हो चुकी है। तो 2021 आने वाला है, हमारी सभी को शुभकामनाएं। और 2021 के बाद ये रेवाड़ी कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। फिलहाल इस निर्णायक विश्लेषण में इतना ही। फिर आपको कल भी हम दिखाएंगे किस तरीके से जो काउंटिंग हो रही है, क्या क्या रुझान है, वो भी हम आपको कल दिखाएंगे सुबह 8 बजे से 9 बजे से। चौहान साहब भी हमारे साथ होंगे, तो उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको कल हम पूरा एक तरीके से दिखाएं कि किस तरीके से कि क्या वार्ड की क्या क्या रुझान है और कौन चेयरमैन की दौड़ में आगे है, पीछे है, और कौन बन रहा है। अंत तक हम आपको कल वो भी दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप सबको नमस्कार।